हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा हिस्ट्री की एनसीईआरटी का क्लास नंबर 7 का चैप्टर नंबर 2, राजा और उनके राज्य। अगर आपने अब तक क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 6 की एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। और अभी हमारी शुरुआत हुई है एनसीईआरटी क्लास नंबर 7 की, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 को, राजा और उनके राज्य के। क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि सी टेट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से प्रश्न पूछता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ और मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल, चालुक्य वंश, और इधर नीचे चोल, चेर, पांड्य। अब बात करते हैं हम नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, और राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे, और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी किया करते थे। तो ये सारी लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। और इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, और शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो ये भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि राष्ट्रकूट कहाँ से थे, दक्कन से, और शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ राज्य करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया, और जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जजन जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों ने पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, और मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण, गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन पर। इन नए राज्य राजाओं में से कई महाराजा धिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों के स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, और उनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर,
तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के महा अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं और सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। और ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही की जाती थी। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में, और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ, कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, और कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया और उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स्य और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि के अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है और इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारगाह, एक गांव, बोवी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते तथा गहरी झीलें। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है और वह न्यायाधिकारियों की द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है और जरूरी हुई तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। और इससे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो जाए। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया था जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया और कल्हड़ ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। प्रशस्तियों के लेखकों से
भिन्न ये अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है और इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र था और वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हो गया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक सुल्तान रहा, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में ये हार जाता है। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालयों ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य का प्रशासन भी पुनर्गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व के एशिया देशों पर भी हमला कर लिया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार किया है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र बने। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहा करते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालावकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम।
और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी घाटी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर मिट्टी उपजाऊ जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर पांचवी या छठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई, और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थीं, और कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी होता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं, और कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को भी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई थी। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य किया करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करना था, और उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुबेंद्र बेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई थी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जिनको बेलन बगाई कहा जाता है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी गई थी उसे साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि देवदान या तिरुन मट्टकनी, और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को पलिचंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदे प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई हैं। प्रत्येक ब्रह्मदे की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा की जाती थी, और ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं, और उनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट में निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री।
उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता सभी के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता और जिसने अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों, औरतों और जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूरम से एक उद्धरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेललाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरबा था जिसे में ओछे किस्म के पेशों के लगे खेती हर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों के झुंड घूमते रहते थे और गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए हुए उछलते चल रहे थे। और मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तड़गे पुलयार को दिन के काम जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती हुई लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो आज की का पाठ हमारा यही समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। तो कल फिर से इसी टाइम क्लास नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।